को लेकर कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि वो सवाल क्या हैं जो आपके मन में भी आना है और जायज़ है वो बात आपके मन में आना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो सवाल अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी सवालों को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या मतलब है इसका, और इन सवालों के ज़रिए आपके जो मन में शंकाएं हैं हो सकता हो इस वीडियो से दूर हो जाएं। आपको हम एक एक सवाल के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले एनआरए क्या है? आप सभी फुल फॉर्म जानते हैं एनआरए का, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो पता चल गया कि ये कॉमन टेस्ट होगा और ये जो है जो जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए होगा और ये नॉन गजेटेड के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये कब से लागू होगा, ये भी एक मन में सवाल है। साथ ही साथ अब आप में से कुछ लोगों को ये मालूम है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, एसएससी जिसे कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबीज़ होते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर्सनल जो कि आईबीपीएस होता है एग्ज़ाम, तो ये सब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ये सब एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इसका जवाब आपको मिलेगा। क्या हायर सेकेंडरी, 12th पास, मैट्रिकुलेट और जो ग्रेजुएट के लिए अलग एग्ज़ाम कराए जाएंगे? तो इसके भी जो है बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साल में एग्ज़ाम कितनी बार होंगे और सीईटी में जो हासिल होगा स्कोर वो कब तक और कैसे लागू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनआरए से। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है और क्रिएट कर दिया है क्या, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे कह रहे हैं एनआरए। अब एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है, जो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब एनआरए क्या है उसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो ये एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जिसे कह रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या करेगा? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बोला गया है फर्स्ट लेवल की जो टेस्ट होंगे, जैसे प्री होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है, और ये जो 3 एजेंसी कंडक्ट कराती थी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, अब इनके जो पहले एग्ज़ाम, जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता था, वो एग्ज़ाम नहीं होगा। उस एग्ज़ाम की जगह पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या कराएगी? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक टेस्ट होगा। इन सभी एजेंसीज़ को पहले क्या कराना पड़ता था? अलग अलग टेस्ट कराना पड़ता था। अब ये अलग अलग टेस्ट नहीं कराएंगी, लेकिन यहाँ पर यह बात भी समझना ज़रूरी है कि इसके बाद जो फर्स्ट लेवल के टेस्ट के बाद के एग्ज़ाम्स होते थे वो वैसे ही होंगे, वो सारी की सारी एजेंसीज़ वैसे ही कराएंगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि प्री लेवल का, जो पहले लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट लेवल का जो टेस्ट होता है, जो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस कराते थे, वो अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। और ये भी बात आ रही है कि अब कब से कराएगी? तो देखिए, इस साल तो नहीं कराने वाली है, बात कही जा रही है कि 2021 से इसकी शुरुआत होगी। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्या करेगा? फर्स्ट लेवल के जो एग्ज़ाम होते थे, कैंडिडेट्स को उसमें स्क्रीन करेगा, वो भले ही एसएससी हो, आरआरबी हो और आईबीपीएस हो। तो जो एक लंबा प्रोसेस होता था, अलग अलग जो एजेंसीज़ होती थी, करीब अभी 20 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, लेकिन अभी पहले फ़ेज़ में 3 एजेंसीज़ जो हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस को इसमें शामिल किया गया है। अब इनके जो प्री एग्ज़ाम होंगे वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कैसे होगा? तो ये पेन और पेपर मोड से नहीं होगा, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सीबीटी के थ्रू होगा। तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, आपके डिफरेंट सेंटर्स पे होगा। और ग्रेजुएशन के लिए हायर सेकेंडरी जो 12th पास होते हैं और मैट्रिकुलेट जो 10th पास होते हैं, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक सेंटर खोलने की बात कही गई है, इसमें पहले फेज़ में करीब 1000 सेंटर्स ऐड करने की बात कही गई है। अब इससे होगा क्या? जो गांव के जो यूथ हैं, गांव के जो नौजवान हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनको
अप्लाई करते थे तो दूसरे सेंटर के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जिसमें कि उनका ट्रैवल कॉस्ट आता था, जहाँ पे उनको रहना पड़ता था, वहाँ पे रहने का खर्चा आता था और बहुत तरह के खर्चे आते थे खाने पीने का। तो अब उससे होगा क्या, अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा तो ये एक सुविधा हो जाएगी गाँव के लोगों के लिए कि वो आराम से जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो है ये भी सुविधा होगी कि कई बार देखा गया है कि उनके परिवार वालों से के साथ उनको जाना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में और रुकने में बहुत सारी असुविधाएं होती थी, तो यहाँ पर उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो ये खास करके जो एक्सेस है वो दिया जाएगा गांव के यूथ को और वुमेन को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब यहाँ पर आपको बता देते हैं 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर, टेस्ट सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। वहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी से सुविधा के हिसाब से अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। ये फर्स्ट स्टेज की स्क्रीनिंग होगा जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो है सुविधा दी जाएगी। ये एक बहुत लंबी रिक्रूटमेंट जो साइकिल होती थी, जो खर्चे होते थे, हर एक एजेंसी अलग एग्ज़ाम कराती थी, उस खर्चे को बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, वो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो रूरल यूथ के लिए कराएगी। जैसे क्या होता है, आप जब किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके लिए जो जिनके पास पैसा होता है, सुविधा होती है, तो वो लोग तो मॉक टेस्ट के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अप्लाई कर देते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब जो गाँव के जो यूथ है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा वहाँ पर एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और वहाँ पर उनको सुविधा दी जाएगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनआरए के ज़रिए क्या होगा, मॉक टेस्ट होंगे, 24/7 हेल्पलाइन होगी जो यहाँ के लोगों को हेल्प करेगी, जो युवा हैं उनको हेल्प करेगी। तो देखिए दोस्तों, अब इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं तो यहाँ पर एक फटाफट से हम देख लेते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट्स जो है उनको अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ती थी। अब एसएससी की बात कर लेते हैं, आरआरबी की बात कर लेते हैं, या फिर किसी और आईबीपीएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती थी। तो वो जो फ़ीस है वो अब आपको अलग अलग नहीं देनी होगी। एक एग्ज़ाम होगा, आप एक बार फ़ीस दीजिए, उसके बाद वही स्कोर आपके काम आएगा। कैंडिडेट्स को जो ट्रैवल करना पड़ता था, लंबे लंबे रास्ते होते थे, एक रात 2 दिन पहले कहीं से निकलना पड़ रहा है किसी को, तो वो सब जो असुविधा होगी उसकी जो है अब वो असुविधा को हटाने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। और अब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक सेंटर तो ज़रूर हो। और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आंकड़े हैं उसमें कहा गया है करीब 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट्स जो है वो हर साल एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। 1 लाख से ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स होती हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अब एक एग्ज़ाम होगा और उसके ज़रिए ही अप्लाई कर सकेंगे 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हमने आपको बताया कि ये तो आपको बता ही दिया कि सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एनआरए कराएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सीईटी जो है वो क्या करेगा, स्क्रीन करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स को फॉर द ग्रुप बी एंड सी नॉन टेक्निकल, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। गेजेटेड पोस्ट के लिए नहीं है, ये नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है, ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये उसी के लिए प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एनआरए विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी की बात हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एसएससी एंड आरआरबी आईबीपीएस। तो ये जो है एनआरए रिप्रेजेंट करेगा इन सभी मिनिस्ट्रीज़ को। यहाँ पर आपने देख लिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, इस वीडियो में हम बात लगातार कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं आपसे ये कोशिश जो है रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सवाल होंगे। हो सकता हो ये वीडियो आप देख पा रहे हो लेकिन किसी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि वो भी समझ सकें कि ये पूरा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये जब अभी तो ऑन पेपर है,
जब ये लागू हो जाएगी और जब इसमें एग्ज़ाम होना शुरू होगा तब समझ में आएगा कि क्या इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हैं, क्या नेगेटिव हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम आगे समझ सकेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमने पहले भी बात करी, एक्सेस होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर की बात हो रही है। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पर फोकस किया जाएगा और वहाँ पर एक एक सेंटर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे कॉस्ट बचेगी, आपका एफर्ट बचेगा, सेफ्टी बचेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत उससे ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद अब पुअर कैंडिडेट्स जो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी, जो गाँव में लोग हैं हो सकता है कि वो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सेंटर्स में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पाते थे नौकरियों के लिए, और अब वो अप्लाई कर सकेंगे। उनको बार बार अलग अलग एजेंसीज़ में फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए एक ही बार उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। और एडिशनल जो एक्सपेंस होते थे, जैसे कि ट्रैवल करना पड़ता था, बोर्डिंग करनी पड़ती थी, लॉजिंग करनी पड़ती थी, तो वो सब के पैसे जो है वो बचा सकेंगे। एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा जो कि रिड्यूस करेगा फिनेंशियल बर्डन कैंडिडेट्स के ऊपर। ये हिसाब से बात समझ में आ रही है। अभी जो पेपर्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं उसके हिसाब से समझ में आ रहा है। अब ये देखिए CET स्कोर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि भाई CET स्कोर कैसे होंगे, कितने साल के लिए वैलिड होंगे, तो बहुत सारे सवाल थे, उनका जो है जवाब अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए CET स्कोर जो है वो कैंडिडेट के वैलिड होंगे 3 साल के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्या आप 3 साल में एक ही बार देंगे पेपर? नहीं, आप हर साल दे सकते हैं, लेकिन आपका जो एक स्कोर होगा, मान लीजिए आपने 1 साल में स्कोर दिया, तो वो आपके जो अगले 3 साल तक जो प्री का एग्ज़ाम होगा अलग अलग कैंडिडेट्स का, वो नहीं देना पड़ेगा आपको प्री का एग्ज़ाम। अगर मान लीजिए एक कट ऑफ बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, 70% कट ऑफ बनी, आपका स्कोर था 80%, तो अगले 3 साल के लिए अगर आप जो है कट ऑफ जो है वो 70% रहता है और आपका स्कोर 80% है, तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। पहला एग्ज़ाम जो होता है वो नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। ये 3 साल के लिए हो सकता है। और अगर आप इस स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर साल एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है जो आपके बेस्ट स्कोर होंगे, मान लीजिए 3 साल आपने लगातार एग्जाम दिया, तो जो बेस्ट स्कोर होंगे, बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। अब 3 साल आपने लगातार एग्जाम दिया, पहले साल में ईयर 1 में आपको 80% मिले, ईयर 2 में आपको 72% मिले, ईयर 3 की में बात करें तो आपको मिले 85%। तो अब जो आपने तीनों स्कोर दिए हैं, तो सबसे बढ़िया स्कोर आपका था तीसरे साल वाला, तो आपका जो 85% वाला स्कोर है वो वैलिड रहेगा। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट टू अपीयर इन CET सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। तो मान लीजिए आप हर साल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका लिया जाएगा लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में, जो कि कैंडिडेट्स होते हैं SC ST OBC और अदर कैटेगरीज के लिए, जो कि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो अभी चल रही है उसी पॉलिसी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी एज नहीं निकलनी चाहिए। SC ST OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए एक जो रिलैक्सेशन दी जाती है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, वैसे ही इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होगी, अलग अलग होगी 10th पास के लिए, 12th पास के लिए और ग्रेजुएट के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए SSC RRB और IBPS ये जो 3 एजेंसीज़ हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर 10th पास मांगा जाता है, किसी में 12th पास, किसी में ग्रेजुएट। तो सबके लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा फर्स्ट लेवल का, वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, वो सबके लिए यहाँ पे जो अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा, 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और ग्रेजुएट के लिए अलग, जो पास हो गए हैं उनके लिए, क्योंकि हर वैकेंसी जो मांगी जाती है एलिजिबिलिटी उसमें अलग हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट CET स्कोर लेवल, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2, 3 एटसेट्रा ऑफ एग्जामिनेशन विच शैल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो जो बात मैं पहले से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, मान लीजिए एक एजेंसी है, ये 3 फेजेज़ में आपके
एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। मान लीजिए प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो अब ये जो प्री वाला था, प्री वाला कौन कराएगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आपका स्कोर होगा, कौन कराता है? ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी आपसे। और ये जो 2 फेज़ होते थे, ये जो एजेंसी यहाँ पर करा रही थी वो वैसे ही कराएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा इससे। द करिकुलम फॉर दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड। अब आई इम्पॉर्टेंट बात सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि देखिए IBPS में जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। IBPS का जो लेवल होता है वो एक अपर लेवल का जो है, आप एग्ज़ाम अगर वो कैट जो एग्ज़ाम MBA के लिए होते हैं उस तरह के उसमें सवाल पूछे जाते हैं, वहीं SSC में थोड़े लो लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब ये सवाल आ रहा है दिमाग में कि क्या होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे, एक ही जो है एग्ज़ाम दे करके किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर सिलेबस अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जैसे ही डिफ़ाइन किया जाएगा हम आप तक उस वीडियो को भी लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कुछ भी नोटिस आता है हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर्स। देखिए कैंडिडेट्स वुड हैव फैसिलिटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑन अ कॉमन पोर्टल एंड गिव चॉइस ऑफ सेंटर्स। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर की खोले जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए, जिनको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, उनके पास ये सुविधा होगी कि वो अपना चॉइस का सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देनी होगी कि अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि मान लीजिए आपने X सेंटर को चूज़ करना है, X, Y, Z ये 3 सेंटर हैं, ये आपके घर के पास हैं। आपने X चूज़ करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, ये फुल हो गया। तो आपको जैसे अमूमन होता है Y या Z में, यहाँ पर कोई भी प्रेफरेंस में आपको सीट दे दी जाएगी, आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इन सेंटर्स पर आप एग्ज़ाम जाकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई लैंग्वेजेस के किस लैंग्वेज में होगा। तो देखिए मल्टीपल लैंग्वेजेस की यहाँ पर बात करी गई है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अवेलेबल होगा नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस में। बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो भारत में हैं, दो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज को लेकर। ये पहले भी सरकार कहती रही है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें भी ये कही गई थी कि जो शुरू की जो शिक्षा होगी वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में ही होगी। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था तब उन्होंने कहा था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो है स्थापना करी जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है कितना, 1517.57 करोड़ फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये किया जाएगा अगले 3 साल के लिए। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके मन में सवाल थे उनके सवालों के जवाब देने की बहुत हद तक हमने कोशिश करी है, और आशा करते हैं कि कई सारे आपके मन में जो सवाल होंगे वो अगर अभी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा हमें। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी जो है उनके जवाब देने की कोशिश करें। और ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं आपको अपने पास से कुछ नहीं बताया है, गवर्नमेंट सोर्सेस के थ्रू जो बताई गई हैं बातें, वो सारी बातें को इंक्लूड किया गया है, सरकारी बातों को इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। सरकार ने जो जवाब दिए हैं उन्हीं जवाबों को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। तो देखिए एक तरह से